हेलो दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखने जा रहे हैं जिसमें मुख्य बिंदु इस प्रकार है। भारतीय यूरोपीय यूनियन ईयू मुक्त समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स संपन्न हुआ। ईयू के शीर्ष नेताओं की भारत यात्रा 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। भारत और यूएई के मध्य रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क समझौता। स्पेन भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक RNI 2026 का भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन। गाजा में पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड ऑफ पीस का गठन। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026। एप्पल शीर्ष पर, TCS दूसरे सबसे बड़ा IT ब्रांड। टाइम्स हायर एजुकेशन विश्ववार रैंकिंग 2026। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ऐतिहासिक भारत यात्रा। ऐतिहासिक हाई सीज ट्रीटी BBNG आधिकारिक रूप से लागू। फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया की दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी। WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। अनिश्चितता और भू आर्थिक टकराव का दौर। भारत और भूटान के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच विधि क्लर्कों का आदान प्रदान। इजराइल का बड़ा कदम। संयुक्त राष्ट्र UN में 7 एजेंसियों से तोड़े संबंध। फिनटेक फंडिंग 2025 भारत में दुनिया में तीसरे स्थान पर। आइए दोस्तों, हम अब पूरा करंट अफेयर पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जनवरी 2026 का। भारत यूरोपीय यूनियन EU मुक्त समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स संपन्न। 18 साल से लंबी बातचीत के बाद 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 16वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यूरोपीय EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स और साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट करार दिया गया। मुख्य बिंदु और समझौते इस प्रकार हैं। भारत EU भारत का 22वां FTA फ्री ट्रेड पार्टनर बन गया है। दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिलकर वैश्विक GDP का 25% हिस्सा है। दायरा: ये समझौता वस्तुओं और सेवाओं के डिजिटल व्यापार और लघु उद्योग MSME को कवर करता है। भारत को क्या लाभ मिला? बाजार पहुंच: भारत के 99% निर्यात को EU के 27 देशों के बाजार में सुगम पहुंच मिली। अन्य शुल्कें: वस्त्र, चमड़ा, रत्न आभूषण, इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के $33 अरब के निर्यात पर शुल्क घटकर 0 हो जाएगा। सेवा क्षेत्र सर्विसेज: भारत को EU के 144 उप क्षेत्रों जैसे IT, शिक्षा, पेशेवर सेवाएं में पहुंच मिली। मोबिलिटी: एक नए मोबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए यूरोप में काम करना और यात्रा करना आसान होगा। यूरोपीय यूनियन को क्या लाभ मिला? आयात और कर में कटौती। लग्जरी कारें: भारत में यूरोपीय कारें जैसे BMW, मर्सिडीज पर आयात शुल्क 110% घटाकर 10% कोटा आधारित कर दिया जाएगा। शराब और वाइन: यूरोप से आने वाली वाइन और शराब पर टैरिफ 150% घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। निवेश: EU को भारत के 102 उप क्षेत्रों में उच्च तकनीकी सेवाएं और निवेश का अवसर मिलेगा। सुरक्षित एक्सक्लूसिव: भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूध, अनाज, सोयाबीन, पोल्ट्री और फल सब्जियों को इस समझौते से बाहर रखा गया है। बौद्धिक संपदा IPR: यह समझौता भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय TKDL को मान्यता देता है और बौद्धिक संपदा के अधिकारों को मजबूत करता है। EU के शीर्ष नेताओं की भारत की 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि।
यूरोपीय परिषद EUCO के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की राजकीय दौरा किया। ऐतिहासिक महत्व। दोनों नेताओं के 77वें गणतंत्र दिवस जनवरी 2026 के मुख्य अतिथि थे। यह पहली बार था जब EU के दोनों शीर्ष नेताओं ने एक साथ इस समारोह में भाग लिया। व्यक्तित्व। एंटोनियो कोस्टा उनकी सादगी के लिए लिस्बन का गांधी कहा जाता है, जबकि उर्सुला वॉन डेन EU की कमीशन की पहली महिला प्रेसिडेंट है। 16वां भारत यूरोपीय संघ से शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2026 नई दिल्ली में आयोजित। इस सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते FTA की घोषणा के अलावा 12 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रमुख समझौते और एजेंडा। विजन 2030 भारत यूरोपीय संघ संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा 2030 की ओर नामक दस्तावेज अपनाया गया, जो भविष्य की साझेदारी का रोडमैप है। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन के लिए समझौता हुआ। वित्त। RBI और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण ESMA के बीच सहयोग के लिए MOU हुआ। डिजिटल। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और मोहरों पर सहमति बनी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्य वर्तमान में 27 देश। ब्रेग्जिट के बाद UK इससे बाहर हो गया। मुद्रा यूरो 21 देशों ने अपनाया है। यूरो मुद्रा अपनाने वाला नवीनतम 21वां देश बुल्गारिया है। इसने 1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय मुद्रा अपनाने वाले देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, बुल्गारिया नवीनतम है। भारत और UAE के मध्य रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क। 19 जनवरी 2026 को संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। पिछले 10 वर्षों में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की यह 5वीं यात्रा थी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में उनकी यह तीसरी आधिकारिक भारतीय यात्रा थी। रक्षा और सुरक्षा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ऐतिहासिक समझौता। दोनों देशों ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य। इसका लक्ष्य रक्षा, औद्योगिक सहयोग, साइबर सुरक्षा, उन्नत तकनीक, आतंकवाद रोधी अभियान, सैन्य इंटरऑपरेटिव को बढ़ावा देना। व्यापार और अर्थव्यवस्था। नया लक्ष्य। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान लगभग $100 बिलियन से दोगुना करके वर्ष 2032 तक $200 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। गिफ्ट सिटी। फर्स्ट अबू धाबी बैंक यहां अपनी शाखा खोलेगा और DP वर्ल्ड यहां अपने वैश्विक पट्टे लीजिंग का संचालन करेगा। अन्य महत्वपूर्ण समझौते। यहाँ HPCL और ADNOC केस के बीच 10 साल का समझौता हुआ, जिसके तहत 2028 से भारत को सालाना 0.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र SIR में एयरपोर्ट, पोर्ट, स्मार्ट टाउनशिप विकसित करने के लिए निवेश पर सहमति बनी। अंतरिक्ष। इन स्पेस और UAE स्पेस एजेंसियों के बीच वाणिज्यिक सहयोग के लिए समझौता हुआ। खाद्य सुरक्षा। खाद्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए APEDA और UAE के मंत्रालयों के बीच समझौता हुआ।
भविष्य की तकनीक और पहल, फ्यूचर टेक एंड इनिशिएटिव। सुपर कंप्यूटर, भारत की सीडेक और यूएई की G42 कंपनियां मिलकर भारत में एक सुपर कंप्यूटर क्लस्टर स्थापित करेगी। एआई इंडिया मिशन के तहत परमाणु ऊर्जा शांति अधिनियम 2025 के तहत छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों SMRS और उन्नत परमाणु तकनीक में साझेदारी पर सहमति बनी। संस्कृति, अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया सांस्कृतिक परिसर की स्थापना की जाएगी। भारत स्पेन, भारत की इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI में शामिल। स्पेन ने भारत के नेतृत्व वाली समुद्र पहल IPOI में औपचारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की है। यह घटनाक्रम भारत स्पेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। औपचारिक घोषणा, स्पेन के विदेश मंत्री जोन्स मैनुएल अल्बारेस ने 21 जनवरी 2026 को अपनी भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को घोषणा पत्र सौंपा। उद्देश्य, स्पेन शामिल होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, मुक्त व्यापार और खुली समुद्री व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 70वीं वर्षगांठ का जश्न, दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष को सांस्कृतिक पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों का अनावरण किया गया। IPOI के बारे में, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI एक स्वैच्छिक और गैर संधि आधारित सहयोग ढांचा है जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, व्यापार, पारिस्थितिकी संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। स्थापना, IPOI को भारत द्वारा वर्ष 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में पूरी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट EASC में लॉन्च किया गया। ये भारत की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन सागर पहल पर आधारित है जिसे वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया गया था। जिम्मेदार राष्ट्र RNI 2026, भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन। 19 जनवरी 2026 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में विश्व बौद्धिक फाउंडेशन WIF द्वारा तैयार किए गए पहले जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI जारी किया। सहयोग, इसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से तैयार किया गया। रैंकिंग, शीर्ष स्थान सिंगापुर 0.6194, 16 स्थान भारत 0.551513, अंतिम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मुख्य विशेषताएं, उद्देश्य, ये भारत द्वारा विकसित पहला वैश्विक सूचकांक है जो किसी देश की सैन्य आर्थिक ताकत के बजाय उसके नैतिक शासन, नागरिकों के कल्याण और स्थिरता को मापता है। बड़े देशों का खराब प्रदर्शन, इस सूची में भारत ने कई महाशक्तियों को पछाड़ दिया है। फ्रांस 70वें, जापान 38वें, अमेरिका 66वें, चीन 68वें, रूस 96वें स्थान पर है और अमेरिका का स्थान लीबिया से भी नीचा है। पड़ोसी देश, बांग्लादेश 42वें, पाकिस्तान 90 और अफगानिस्तान 145। मापदंड, यह सूचकांक 3 मुख्य स्तंभों और 7 आयामों पर आधारित है। 3 मुख्य स्तंभ, आंतरिक जिम्मेदारी, नागरिकों की गरिमा और न्याय, पर्यावरण जिम्मेदारी, जलवायु पर कार्रवाई, बाहरी जिम्मेदारी, वैश्विक शांति। आयाम, जीवन स्तर, शासन, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, आर्थिक प्रदर्शन, पर्यावरण संरक्षण, शांति के प्रति प्रतिबद्धता, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध। जिम्मेदार राष्ट्र में शीर्ष देश एक नज़र, सिंगापुर फर्स्ट, स्विट्जरलैंड सेकंड, डेनमार्क थर्ड, साइप्रस फोर्थ, स्वीडन 5, चेकिया 6,
बेल्जियम 7, ऑस्ट्रिया 8, आयरलैंड 9 और 10 जॉर्जिया, 16 इंडिया। गाजा के पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड ऑफ पीस का गठन। जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध के बाद की स्थिति को संभालने, पुनर्निर्माण और शासन की निगरानी के लिए आधिकारिक तौर पर बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया। प्रमुख उद्देश्य शांति और स्थिरता है। यह ट्रंप के 20 सूत्रीय गाजा शांति प्रस्ताव के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य युद्ध विराम को मजबूत करना, पुनर्निर्माण। यह बोर्ड गाजा में निवेश, पुनर्निर्माण का काम देखेगा, दैनिक प्रबंधन के लिए बनी फिलिस्तीनी तकनीकी समिति का मार्गदर्शन करेगा। बोर्ड की संरचना। अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को इसके अध्यक्ष होंगे। सदस्य बोर्ड ऑफ पीस के प्रमुख सदस्यों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन, अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ग्रेबिल शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और शर्तें। शर्त स्थायी सदस्यता लेने के लिए देश को पुनर्निर्माण कोष में 1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ का योगदान देना होगा। निमंत्रण स्वीकार करने वाले देश अर्जेंटीना, अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। भारत का रुख। भारत और रूस जैसे प्रमुख देशों ने फिलहाल इसमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026। एप्पल शीर्ष पर, टीसीएस दूसरा सबसे बड़ा आईटी ब्रांड। 20 जनवरी 2026 को ब्रांड फाइनेंस ने दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ब्रांड मूल्य में 11% की वृद्धि हुई है। यह 10.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ग्लोबल रैंकिंग। शीर्ष 5 ब्रांड। एप्पल ने दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। एप्पल 607 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट 565 बिलियन, गूगल 433 बिलियन, अमेजन 369 बिलियन, एनवीडिया 184 बिलियन। देशों का प्रभुत्व। अमेरिका के 100 ब्रांडों 53.4% मूल्य के साथ पहले स्थान पर है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। भारत की स्थिति रिपोर्ट में ग्लोबल 500 में कुल ब्रांड भारत के 14 ब्रांडों को 500 में जगह मिली है। वैश्विक मूल्य के 1.5% का योगदान। शीर्ष 50 से बाहर कोई भी भारतीय ब्रांड 50 में शामिल नहीं है। भारत के प्रमुख ब्रांड, उनकी रैंकिंग। टाटा समूह 61वां भारत का मूल्यवान ब्रांड, लेकिन रैंकिंग में गिरावट। इन्फोसिस 150, LIC 169, HDFC 183, रिलायंस 231। IT सेवाओं कंपनियों की रैंकिंग। इस श्रेणी में भारतीय कंपनियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दुनिया के 50 IT कंपनियों में 8 ब्रांड भारतीय शामिल है, जो कि अमेरिका के बराबर है। शीर्ष IT ब्रांड। एक्सचेंजर 42.3 बिलियन, लगातार 8वें साल शीर्ष पर। TCS 21.2 बिलियन, दुनिया के दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड। इन्फोसिस 16.4 बिलियन, तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड। शीर्ष 10 में अन्य भारतीय कंपनियां। HCL टेक 8वां स्थान, विप्रो 9वां स्थान। अन्य भारतीय IT कंपनियों शीर्ष 25 में टेक महिंद्रा 12वें, LTI माइंडस्ट्री, परसिस्टेंट
सिस्टम हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने भी इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। टाइम्स हायर एजुकेशन विषयवार रैंकिंग 21 जनवरी 2026 को टाइम हायर एजुकेशन ने 21 प्रमुख विषयों के लिए अपनी वैश्विक रैंकिंग जारी की है। ये रैंकिंग शिक्षण, अनुसंधान, गुणवत्ता और उद्योग, आय सहित 18 संकेतों पर आधारित है। वैश्विक परिदृश्य, अमेरिका का दबदबा, 11 में से 8 विषयों में अमेरिकी विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। ब्रिटेन 3 विषय, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल और साइकोलॉजी में अग्रणी है। चीन सभी विषयों में टॉप 10 में कुल 7 स्थान हासिल किए हैं। शीर्ष स्थान MIT आर्ट्स, बिजनेस, सोशल साइंसेज, ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर साइंस और हार्वर्ड इंजीनियरिंग लाइफ साइंस ने प्रमुख में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत का प्रदर्शन, भारतीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व सीमित रहा। IISc बेंगलोर एकमात्र भारतीय संस्थान है जिसने शीर्ष 100 में जगह बनाई। प्रमुख उपलब्धि, IISc बेंगलोर को कंप्यूटर साइंस में 96वीं रैंक मिली। अन्य प्रमुख रैंकिंग, भारत की शीर्ष इंजीनियरिंग फिजिकल साइंसेज, IISc बेंगलोर, लॉ, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, MET यूनिवर्सिटी, सोशल साइंसेज, लवली प्रोफेशनल रैंक 201 से 250, मेडिकल, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी 251 से 300। कंप्यूटर साइंस, IISc बेंगलोर 96वें स्थान, इंजीनियरिंग बेंगलोर, IISc बेंगलोर, लॉ, OP जिंदल यूनिवर्सिटी, लाइफ साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सोशल साइंसेज, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ऐतिहासिक भारतीय यात्रा, जर्मनी के क्षेत्रीय चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 12-13 जनवरी 2026 को भारत का अपना आधिकारिक दौरा किया। यह यात्रा भारत जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में हुई। यात्रा का मुख्य पड़ाव अहमदाबाद की शुरुआत हुई। PM मोदी के साथ साबरमती आश्रम का दौरा किया और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में भाग लिया। यहाँ भारत जर्मनी CEO फोरम में भी हिस्सा लिया। बेंगलुरु, वॉस परिसर और IISc नैनो विज्ञान केंद्रों का दौरा किया। प्रमुख घोषणाएं, मुक्त वीजा मुक्त पारगमन, वीजा फ्री ट्रांजिट, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी से होकर गुजरने के लिए अब वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। भारी निवेश, हरित और सतत विकास साझेदारियां के तहत नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 1.24 अरब यूरो की नई वित्त पोषण प्रतिबद्धता। त्रिकोणीय सहयोग, भारत और जर्मनी मिलकर घाना, कैमरून और मलावी अफ्रीकी देशों में विकास परियोजना विस्तार करेंगे। नया दूतावास, अहमदाबाद में जर्मनी के मानद वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन। रक्षा और सुरक्षा, नया संवाद, दोनों देशों के बीच न्यू ट्रैक 1.5 विदेश नीति या सुरक्षा संवाद की स्थापना की गई। सैन्य अभ्यास, जर्मनी ने नौसेना अभ्यास मिलान और वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति सितंबर 2026 में भाग लेने की घोषणा की। यूरोड्रोन, मेल UAV कार्यक्रम के लिए DRDO और OCCAR के बीच सहयोग। IFC IOR हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र में जर्मनी अपना संपर्क अधिकारी तैनात करेगी। प्रमुख समझौते, लोथल विरासत, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए जर्मनी के संग्रहालय के साथ समझौता। कौशल विकास, हैदराबाद में
नवीकरणीय ऊर्जा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। अन्य क्षेत्र सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, ग्रीन हाइड्रोजन, हॉकी विकास। हॉकी इंडिया और जर्मन फेडरेशन के बीच समझौते हुए। ऐतिहासिक हाई सीज ट्रीटी BBNG आधिकारिक रूप से लागू। 17 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते, जिसे आमतौर पर हाई सीज ट्रीटी कहा जाता है, आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गई है। लागू होने की प्रक्रिया और स्थिति। इसे लागू होने के लिए 60 देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। मोरक्को 19 सितंबर 2025 को 60वां देश बना था। वर्तमान भागीदारी। लागू होने के समय तक 83 देशों ने इसका अनुमोदन किया। 145 देश हस्ताक्षरकर्ता बन चुके थे। भारत की स्थिति। भारत संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अभी अनुसमर्थन बाकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, इन्होंने भी अभी तक अंतिम अनुमोदन नहीं किया। समझौते का मुख्य उद्देश्य बाध्यकारी कानून। यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र महासागरों का 2/3 हिस्सा में समुद्री जीवन बचाने के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है। क्षेत्र यह उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो देशों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ से परे हैं। 30x30 लक्ष्य। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य 2030 तक 30% महासागरों को सुरक्षित करना है। पृष्ठभूमि। यह समझौता UNCLOS समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कंजर्वेशन पर आधारित है, जिसे महासागरों का संविधान माना जाता है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसे खतरों को रोकना है। फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी है। अन्य प्रमुख तथ्य। आयु। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह नदी लगभग 300-400 मिलियन वर्ष डेवोनियन या कार्बोफेरल काल पुरानी है। इसका अस्तित्व डायनासोर युग से भी पहले का है। स्थानीय नाम। यहाँ के एरेंटे आदिवासी लोग इसे लारपिंटा कहते हैं। उद्गम और प्रवाह। यह मध्य ऑस्ट्रेलिया में मैक्डोनेल रेंज से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए डिम्सन डेजर्ट की रेत में विलीन हो जाती है। ये एक अस्थायी नदी है। अत्यधिक शुष्क जलवायु के कारण ये अक्सर अलग जलकुंडों की ओर इस एक श्रृंखला जैसी दिखाई देती है। केवल भारी वर्षा के बाद ही इसमें पूरा बहाव आता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 अनिश्चितता और भू आर्थिक टकराव का दौर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जनवरी 2026 में अपना वार्षिक रिस्क रिपोर्ट का 21वां संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट दावोस में होने वाली बैठक का एजेंडा तय करती है। मुख्य विषय। संवाद की भावना को पुनः स्थापित करना। वैश्विक भावना। 90% विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 10 वर्षों में वैश्विक हालत संकटपूर्ण और अस्थिर रहेंगे। प्रतिस्पर्धा। दुनिया में सहयोग कम और देशों के बीच होड़ या मुकाबला बढ़ गया है। केवल 10% लोग इस शांति की उम्मीद रखते हैं। वैश्विक जोखिम। रिपोर्ट को 3 समय सीमाओं में विभाजित किया गया है। निकट भविष्य 2026, मध्यम 2028 और दीर्घकालिक 2036। अल्पकालिक जोखिम 2 वर्ष। सबसे बड़ा खतरा भू आर्थिक टकराव। शीर्ष अन्य खतरे गलत और भ्रामक सूचना और सामाजिक ध्रुवीकरण। दीर्घकालिक जोखिम 10 वर्ष। सबसे गंभीर खतरे पर्यावरण से संबंधित हैं। चरम मौसमी घटनाएं और जैव विविधता की हानि। तकनीकी और साइबर सुरक्षा। AI का खतरा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नकारात्मक प्रभाव अब शीर्ष 10 वैश्विक जोखिमों में शामिल हैं। साइबर सुरक्षा। ये वैश्विक स्तर पर 9वें पर है, जो बढ़ती डिजिटल निर्भरता
के साथ बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाता है। भारत के लिए शीर्ष जोखिम रिपोर्ट के अनुसार भारत की चुनौतियां वैश्विक भू राजनीतिक जोखिमों से थोड़ी अलग है। भारत में सामाजिक और शासन संबंधी जोखिम अधिक हावी हैं। भारत के लिए दो सबसे बड़े खतरे। साइबर सुरक्षा भारत के लिए नंबर 1 है। असमानता, आय और संपत्ति की असमानता दूसरा सबसे बड़ा जोखिम है। अन्य भारतीय चिंताएं शिक्षा और बुनियादी ढांचे की कमी, आर्थिक मंदी, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष जैसे प्रॉक्सी युद्ध, आतंकवाद। भारत और भूटान के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच बीच समझौता, विधि क्लर्कों का आदान प्रदान। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 5 जनवरी 2026 को घोषणा की कि भारत और भूटान के सर्वोच्च न्यायालयों ने न्यायिक सहयोग को गहरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की मुख्य विशेषताएं। उद्देश्य युवा कानूनी पेशेवरों को आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना और दोनों देशों के बीच न्यायिक संबंधों को मजबूत करना। इस समझौते के तहत भूटान के 2 विधि क्लर्कों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 3 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। वेतन और भत्ते। क्लर्कों को भारतीय विधि क्लर्कों के समान ही मानदेय दिया जाएगा। इनके आने जाने का खर्च भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय वहन करेगा। इजराइल का बड़ा कदम। संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से तोड़े संबंध। इजराइल के राजनीतिक पक्षपात और अक्षमता का आरोप लगाते हुए यूएन की 7 प्रमुख एजेंसियों और संबंध निकायों के साथ तत्काल प्रभाव से संबंध तोड़ने की घोषणा की है। वे 7 निकाय जिनसे इजराइल ने नाता तोड़ा। चिल्ड्रन एंड आर्म्स कॉन्फिडेंशियल ऑफिस, यूएन वुमेन, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, यूएन एनर्जी, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ग्लोबल फोरम। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछली कार्रवाइयों के समान है, जिन्होंने अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों, इनमें से आधे से ज़्यादा यूएन के तहत अलग कर लिया। फिनटेक फंडिंग 2025, भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टेक्सन द्वारा जारी जियो एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है। मुख्य निष्कर्ष। वैश्विक रैंकिंग फिनटेक फंडिंग जुटाने के मामले में भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। फंडिंग के आंकड़े। वर्ष 2025 में भारतीय फिनटेक क्षेत्र ने कुल $2.4 बिलियन की फिनटेक जुटाई है। ये वृद्धि 2024 $2.3 बिलियन की तुलना में 2% की मामूली वृद्धि को दर्शाती है, जो बाजार में स्थिरता का संकेत है। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो हम आने वाले टाइम में लेकर आते रहेंगे और भारत का अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान राज्य का करंट अफेयर का हम पूरा वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे और पूरा करंट अफेयर इसी तरह आप सबके सामने रोजाना मिलता रहेगा। धन्यवाद।